नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला हुआ है, एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। अफरा तफरी का माहौल था, लोग छुपने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और चारों तरफ पूरे शहर में सायरन बज रहा था। मतलब ये कि बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला अभी भी इजराइल को टारगेट बना रहा है। इजराइल का जो सबसे वैल्यूबल एयरपोर्ट है, जो सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो चुका है। इस बैलिस्टिक मिसाइल, इस तरह से पहले भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले चल रहे थे और आज जो भगदड़ मची उसने साबित कर दिया है कि इजराइल का एयरपोर्ट सेफ नहीं है। एक बार फिर निशाना बनाया गया एयरपोर्ट। हाँ, ये इजराइल का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हमने देखा है कि इसे हूती बार बार टारगेट बना रहे हैं। इस बार हूती जो हैं यमन के विद्रोही, उनका दावा है कि उन्होंने फिलिस्तीन 2 और जुल्फ़िकार मिसाइल से अटैक किया है। ये दोनों मिसाइल ऐसी हैं जो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रखती हैं और इसके वॉरहेड्स अब इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं, इनको अपग्रेड किया गया है कि जो इजराइल के जो मिसाइल डिफेंस है उसको चकमा दे सकते हैं। ये दो मिसाइल का जिक्र किया मुर्तज़ा ने, एक फिलिस्तीन 2 और एक जुल्फ़िकार। अभी आप ये समझिए कि इन मिसाइलों के नाम भले कुछ भी हों, लेकिन इनका ओरिजिन जो है, जो पैदाइश है इनकी, वो ईरान में हुई है। ईरान के साइंटिस्ट के दिमागों ने इस मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप किया है और वही टेक्नोलॉजी जो है यमन में हूतियों को सप्लाई की जा रही है और उसी से बार बार इजराइल पर हमला किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि एक दो बैलिस्टिक मिसाइल फायर होते हैं, उसकी वजह से करीबन आधे देश में, आधे इजराइल में भगदड़ मच जाती है। लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर छुपना पड़ता है। ये तब होता है जब एक या दो इक्का दुक्का मिसाइल होते हैं। आपको पता है कि वहां पर आयरन डोम भी है, एरोस्लिंग भी है, थार्ड सिस्टम भी लगा हुआ है। उसके बावजूद पूरी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कामकाज रुक जाता है। कामकाज एयरपोर्ट का तो ठप है ही, उसके अलावा जो नॉर्मल जिंदगी का कामकाज है वो भी रुक जाता है। मेरा सवाल यह है कि एक दो मिसाइलों से जब इतना पैनिक क्रिएट होता है और उसके बाद भी लोगों को मतलब डर रहता है कि क्या होगा अगर ईरान हमला करेगा और एक साथ 100, 200 या 300 मिसाइल लॉन्च की जाएंगी, तब क्या होगा? व्हाट विल बी द सिनेरियो देन? देखिए सुहेल, हमने देखा है कि अभी जो हमले हुए हैं, ईरान ने तो 1 अक्टूबर को हमला किया था, उसके बाद ईरान ने कोई हमला नहीं किया इजराइल के ऊपर। लेकिन अब जो हमले हो रहे हैं वो हम 5-10 दिन के गैप में हम देखते हैं कि हूथी कोई ना कोई मिसाइल दागते हैं इजराइल की तरफ, खासकर तब जब गाजा में इजराइल के हमले बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि जब यमन से मिसाइल लॉन्च होती है तो 2000 किलोमीटर की दूरी है और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल के पास अमेरिका का थार्ड सिस्टम है और जो रेड सी है, वो जो गलियारा है, वहां पर अमेरिका के जहाज हैं, जंगी जहाज तैनात हैं जिन पे एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। तो ये बहुत ही एक नेटवर्क फॉर्म में जो मिसाइल इंटरसेप्शन जो होता है वो पहले ही ट्रैक कर ली जाती है लॉन्च होने के बाद ही, और जब इसराइल के स्पेस में घुसती है तब वहां पर इसराइल के जो एरो डिफेंस सिस्टम है या फिर अमेरिका से मिला पैट्रियट है या फिर थार्ड है जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो काम करता है। और इस बार भी इजराइल का दावा है कि उसने मिसाइल को गिरा दिया है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट से, वहां हम देख सकते हैं कि धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में दावा यह है कि मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। अब उन मिसाइल के टुकड़ों को भी ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने 8 इंटरसेप्टर मिसाइल दागी हैं। मतलब कि ये इजराइल की तारीफ कही जाएगी कि उसने जमीन पे कोई नुकसान ना हो और जो भी डेब्री है उसको आसमान में ही खत्म कर दिया जाए, इसके लिए उसने कोशिश तो की। लेकिन हूती जो है वो अब भी लगातार इजराइल पे वार कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये ज़ीरो सम गेम बनता जा रहा है इजराइल के लिए। होता क्या है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ से फायर की जाती है और जैसा मुर्तज़ा ने बताया कि उसे इंटरसेप्ट करने के लिए 8-8, 10-10 यहाँ पे इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागी जाती हैं। तो कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाता है वॉर का, और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपके पास जो आर्सेनल है, जो हथियारों का ज़ख़ीरा है, वो भी लिमिटेड है। आपके पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो भी लिमिटेड है। उसके अलावा जो आप पैसा इस वॉर में लगा सकते हैं वो भी एक तरह से लिमिटेड ही है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप खर्ची करते जाएंगे। इजराइल की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले 1.5-2 सालों के अंदर, और जो उसके युद्ध पे जो भी खर्च हो रहा है वो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका से मिल रहा है उसको। चाहे वो गाजा पे बमबारी हो, बेरूत के बमबारी हो,
या फिर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें जो भी असलहा इस्तेमाल हो रहा है, जो भी शेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर जो भी बंकर बस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिका से C-17 ग्लोमास्टर की लगातार खेप जो है वो आ रही है और ये बम जो है वो सप्लाई किया जा रहा है इजराइल को। अब सवाल है कि अगर परमाणु जो वार्ता है ईरान के साथ, अगर वो फेल होती है तो क्या होगा? तब इजराइल और ईरान आमने सामने खड़े होंगे और युद्ध के हालात ऐसे होंगे जब इजराइल के भी एक तरह से नाक का सवाल होगा कि वो किसी भी तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दे। और इसी खतरे को भांपते हुए जो अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम वहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है, इंस्टॉल किया है, वो अपने आप में आप समझिए दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो इस वक्त वो थर्ड है। अभी लेज़र टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि लेज़र से इंटरसेप्ट करने के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, बट वो अभी इनिशियल स्टेजेस पर है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो सबसे दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और 2 इस तरह की बैटरीज जो हैं वो अमेरिका ने इजराइल में इंस्टॉल की हुई हैं। एक बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास है और एक नेगेव में जो उनका मिलिट्री बेस है, नेवातिम एयर बेस, वहां पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो 2 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन उसका भी तो अपना एक कॉस्ट है। जब आप उसके मिसाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी तो एक अपना कॉस्ट है, उसका एक खर्च है। करोड़ों की मिसाइल आती है और ऐसे जब बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जब आपका टारगेट बड़ा होता है, कोई मामूली रॉकेट नहीं है, जब बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो आपको सेल्वो फायर करना पड़ता है, मतलब कि एक के साथ दूसरी मिसाइल फायर करनी पड़ती है ताकि जो आपका हिट रेट हो वो 100% हो। अब इजराइल का दावा है कि वो 90% मिसाइल जो है हूती की तरफ से या यमन की तरफ से जो आ रही है उसका वो मुकाबला कर रहा है, उसको गिरा रहा है ये। लेकिन 10% मिसाइल तो अब भी हैं जो पेनिट्रेट कर रही हैं इजराइल के एयर स्पेस को, और वो चाहे वो हो सकता है कि वो निशाने पे ना लगें लेकिन वो इजराइल में एंटर कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल है कि अगर ईरान से उसका सामना होता है और ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल दागी जाती हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 800 मिसाइलों के लिए जो ईंधन है वो चीन से आयात किया है, तो यानी कि 800 मिसाइल के लिए तो उसने तैयारी कर ली है। और अगर उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया युद्ध के हालात में, तब ये पूरी तरह सैचुरेट कर देगी इजराइल के एयर डिफेंस या मिसाइल डिफेंस जो भी कवर को। तो हर डिफेंस सिस्टम की ना एक लिमिट होती है। आप ऐसा नहीं है कि उसको इतना एक्सपेंडेबल है कि आप उसे खर्च किए जाएंगे और उसको इस्तेमाल किए जाएंगे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एमिनेशन ख़त्म हो जाता है, मिसाइल डिफेंस के जो वो इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो इसी वजह से इस सिनेरियो से बचने की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है। लगातार अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ईरान के साथ डील हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उनकी शर्तें हैं और जो उनकी शर्तें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। अब नई बात देखिए, ये मुलाकात जो है, अगली मुलाकात गुरुवार को होनी थी, थर्सडे को, और ट्रंप चाहते थे कि थर्सडे को बातचीत हो। उन्होंने इसका ऐलान किया था कि थर्सडे को हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब ईरान ने कह दिया है कि बातचीत संडे को होगी, रविवार को होगी, मतलब 3 दिन आगे खिसका दी उसने बातचीत। अब देखिए, बातचीत को लेकर जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे कि जब 2 पार्टी जो हैं वो बातचीत की तारीख पर ही एक राय नहीं है तो वो डील को लेकर क्या एक राय होंगी। और बार बार ये बयान भी आते रहते हैं कि कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट है ना ईरान की लीडरशिप को डोनाल्ड ट्रंप पर, मतलब खामनेई की अगर हम बात करें, अयतुल्ला खामनेई की, तो उनको कोई भरोसा नहीं है। बार बार वो इस तरह का बयान देते हैं कि अमेरिका से बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं है, अमेरिकन लीडरशिप भरोसेमंद नहीं है, अमेरिका ने जो वादे किए वो कभी नहीं निभाए हैं। और वही उसी तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरानियन लीडरशिप के बारे में देते हैं। तो मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट है, कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट है। एक दूसरे पे भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना ईरान अमेरिका पे भरोसा करता है, ना अमेरिका ईरान पे भरोसा करता है, लेकिन उसके बावजूद बातचीत चल रही है। और कुछ हलकों में कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये बातचीत सिर्फ एक फसाद है और दोनों तरफ से तैयारी चल रही है जंग की। दोनों तरफ से तैयारी ये हो रही है कि हम अपने आप को बेहतर इक्विप कर सकें, बेहतर अपने हथियार जुटा सकें, अपने दोस्त, अपने एलाइज जुटा सकें, ताकि अगर ये लड़ाई का वक्त आए तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हों। लेकिन क्या ट्रंप, आपको लगता है सुहेल कि ट्रंप लड़ाई करेंगे? क्योंकि वो यूक्रेन में उलझे हुए हैं। यहां पर अगर लड़ाई होती है तो ये हमास और इजराइल की लड़ाई नहीं होगी, ये हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई नहीं होगी, ये हूती और इजराइल की लड़ाई भी नहीं होगी। ये सीधा ईरान से टक्कर होगी और ईरान बराबर की पावर है, ये साबित हो चुका है। और ईरान के जो जनरल्स हैं, जो कमांडर्स हैं, उनकी तरफ से बार बार इशारा किया जा रहा है कि अगर ईरान पे अटैक होता है तो हम जो हैं इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। और
उसके लिए एक खास जो एक लोकेशन जो है वो दिमोना बताई जाती है, जो नेगेव डेजर्ट में ही है। नेवातिम जैसे एयरबेस उनका है, वैसे दिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और उसे बताया जाता है कि वो इज़राइल का जो पूरे परमाणु उसके कार्यक्रम का वो जिसे कहते हैं ना कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वैसे वो फादर ऑफ जो इजरायली न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसे कहा जाता है दिमोना को। और वहां पे अगर ईरान अटैक करता है तो समझ लीजिए कि पूरे पश्चिम एशिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड करने की बात करेगा, खासतौर से ट्रम्प। तो मुझे नहीं लगेगा कि नहीं लगता कि किसी और परेशानी को इस वक्त बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अपने होम फ्रंट पर ही इतने फंसे हुए हैं। अगर आपने लॉस एंजलिस से जो विजुअल्स आए थे पिछले कुछ दिनों में, जो तस्वीरें आई हैं वो नहीं देखी हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का उग्र प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से पुलिस की गाड़ियाँ चलाईं, वो अमेरिका में बहुत मुश्किल से होता है। और अमेरिकन ऑडियंस के लिए वो एक बड़ी शॉकिंग सी तस्वीर है कि उनके सड़कों पे गाड़ियां जल रही हैं, लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट में पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। ऐसा अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत कम होता है। देखिए, हमने कुछ साल पहले देखा था एक अश्वेत को वहां पर मार दिया गया कि था। पुलिस ने वहां हत्या की थी। और उसके बाद अमेरिका में जिस तरह के प्रदर्शन हुए थे वो बहुत ही भयानक थे। अब हम कुछ हद तक कुछ वैसे ही हालात देख रहे हैं अमेरिका में। लेकिन अमेरिका के जो शहर है, खासकर लॉस एंजलिस जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क के बाद, वो जो है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि वो वहाँ की पुलिस जो है, नेशनल गार्ड्स को वहाँ पे उतार दिया गया है, लेकिन वो पूरी तरह लाचार हो गए हैं। और जो हज़ारों लोग जो हैं, खासकर जो मैक्सिकन मूल के हैं, वो बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह की कार्रवाई ट्रम्प कर रहे हैं, डिपोर्टेशन कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें होने वाला है। तो अमेरिका की सड़कों पर जो भी चल रहा है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो हो चुका है। और ट्रम्प को आप कह सकते हैं कि कई मोर्चों फेल हो रहे हैं। वो यूक्रेन के मोर्चे फेल हो रहे हैं, वो ईरान और इजराइल के मोर्चे फेल हो रहे हैं, और वो अब अपने घर पे भी फेल हो रहे हैं, जिस तरह के हम तस्वीरें देख रहे हैं लॉस एंजलिस में। बड़ी बात यही है कि डोमेस्टिक फ्रंट पे फेल होने के बाद मुझे लगता नहीं है कि, मतलब ये मेरा असेसमेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो ईरान में भी एक और फ्रंट खुलवाना चाहेंगे। क्योंकि ईरान इजराइल का फ्रंट अगर खुलेगा तो देखिए, वो अभी तक जो हमास से इजराइल का चल रहा है या लेबनान से चल रहा है, सीरिया से चल रहा है, वहाँ पर लड़ाई एक तरफा थी। एक तरह से एक बहुत बड़ी ताकत जो पूरी तरह से एक सुपर पावर के हथियारों को यूज़ कर रही है, उनके सारे एसेट्स उनके पास मौजूद हैं, तो वो एक बड़ी एक तरफा लड़ाई थी। लेकिन अगर ईरान के साथ जंग होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक तरफा लड़ाई होगी। ईरान के पास अपने ज़राए हैं, अपने हथियार हैं, अपने मिसाइल्स हैं, जिनसे वो इजराइल को 2 बार निशाना पहले भी बना चुके हैं। और अगर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हुआ तो तीसरी बार वो बहुत बड़ा हमला भी हो सकता है। तो वहाँ पर इस तरह से आसानी से एक वॉकओवर नहीं मिलेगा। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि पुतिन का सपोर्ट, हमास के पास पुतिन का सपोर्ट नहीं था, भले पर्दे के पीछे रहा हो, लेकिन खुल के सपोर्ट नहीं था। लेकिन अगर ईरान के साथ इजराइल का कोई भी युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो पुतिन का ओपन सपोर्ट मिलेगा। हमने इस पे बात की है कि रूस जो है वो ईरान में 8 परमाणु प्लांट बनाएगा। और ये खबर ऐसी है कि इससे बड़ा झटका जो है इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसको लगा है। अब उनके लिए ये बताने के लिए काफ़ी है कि ईरान अकेला नहीं है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ट्रम्प को लेकर कि ट्रम्प कैसे समेटने आए थे युद्ध को, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो गाजा हो। लेकिन हम कहते हैं ना कि रायता फैला दिया। तो ट्रम्प ने एक तरह से अपनी नीतियों को लेकर जो है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो डिपोर्टेशन को लेकर हो, वो एक तरह से वहाँ की अंदरूनी राजनीति जो है या वहाँ के सिस्टम जो है और बाकी ग्लोबल पॉलिटिक्स में ट्रम्प ने एक तरह से रायता फैला दिया है। हाँ, डिस्टर्बटर इन चीफ बन चुके हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। मतलब जितनी भी परेशानियां, इकोनॉमिक परेशानियां, टैरिफ वॉर का जैसे जिक्र किया, उसकी वजह से जो पूरे दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर आपने देखा गिरावट आई, बहुत सारी चीज़ों के लिए। मतलब ट्रम्प का दावा ये था कि हर जगह मैं वॉर रुकवा दूंगा, हर जगह लड़ाई बंद हो जाएगी। और बाइडन की को वो बार बार बहुत फेलियर बताते रहे, ये बताते रहे कि बाइडन के बस में कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली पिछले कुछ महीनों में ये साबित हो गया है कि ट्रम्प से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अब बड़ा मुद्दा इजराइल और ईरान का है। ईरान वाला चीज़, ईरान का जो ये मामला है, अगर ये हाथ से निकला तो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। और ट्रम्प, मुझे नहीं लगता कि इन हालात में है कि इस डील को छोड़ सकें। तो अब ट्रम्प दबाव में होंगे। ईरान ने अगर 3 दिन का वक्त और मांगा है तो समझ लीजिए कि कुछ और शर्तों में बात हो रही होगी। ईरान किसी भी तरह भी राजी कराएगा अमेरिका को
अपनी शर्तों पर चाहेगा या फिर हो सकता है वो कुछ डिस्काउंट दे, वो संवर्धन को लेकर कुछ ऐसी बातें कहे जिसमें रूस का भी शामिल होना हो। और जैसे कि हमने देखा था कि 2015 में जो डील हुई थी उसमें ये था कि जो संवर्धन होगा वो बाहर होगा और ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा। तो मुमकिन है कि ईरान की शर्तों पर ये डील फाइनल हो। हाँ, संवर्धन वो चाहेगा और वो होगा। तो संडे तक अब बातचीत टल गई है। संडे को बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के बीच और उसके बाद आगे पता चलेगा। लेकिन बहुत लंबा वक्त होता है जियोपॉलिटिक्स में, अगले 3-4 दिन, उसमें और क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी स्टेबिलिटी उस तरह की नहीं बन पाई है। इजराइल हमास को पूरी तरह से नहीं हरा पाया है, गाजा में लड़ाई जारी है, हज़ारों लोग मर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो अपने जो होस्टेजेस थे उनको वहाँ से नहीं निकाल पाए हैं। पूरी तरह से हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर पाए, अभी भी उन्हें लेबनान में बमबारी करनी पड़ रही है। उसके अलावा सीरिया में चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। और ईरान जो है उसने अपना चक्रव्यूह ऐसा फैलाया है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों उसमें उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब संडे को बातचीत होगी, उसमें क्या हल निकलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आने वाले दिन हैं बहुत महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स के लिए, तो नजर बनाए रखिएगा।